साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उससे रिलेटेड कुछ वन लाइनर है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है, रतौंधी रोग है वो मानव शरीर है उसके किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके पास में आँख। तो आँख को प्रभावित करता है। ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है सभी। फिर पहला क्वेश्चन ये था अपने पास में, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो आपका रोग होता है उस रोग को आप क्या कहते हो? रतौंधी रोग कहते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में होने वाला है, तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन ए में सर्वाधिक रूप से, क्वेश्चन ये है, विटामिन ए में सर्वाधिक किन खाद्य पदार्थों में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ए जो होता है आपका वो गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए है, विटामिन ए का है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन ए है उसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और उसकी कमी से होने वाले रोग को क्या बोला जाएगा? रतौंधी नामक रोग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो ट्रेकोमा होता है वो मानव शरीर के आंख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोला जाता है बेरी बेरी रोग, और ये विटामिन बी1 की कमी से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी जो रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है वो मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो इससे मानव शरीर का जो त्वचा नामक अंग है वो क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, विटामिन बी होता है वो सर्वाधिक किस पदार्थ में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? किसी में भी नहीं पाया जाता है। ऐसे बहुत से पदार्थ है जिसमें विटामिन बी की मात्रा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए विटामिन बी सहायक है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडोक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में होने वाला है कि विशिष्ट एनीमिया को दूर करने के लिए, विशिष्ट एनीमिया को दूर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला विटामिन है तो विटामिन बी12 है, और इस विटामिन बी12 का जो नाम होता है, रासायनिक नाम, इसको बोला जाता है साइनोकोबालेमिन। और इसमें ये जो पाया जाता है ये कोबाल्ट 12 धातु इसमें आपको देखने को मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कोबाल्ट 12 नामक जो धातु आपको देखने को मिलती है वो किस विटामिन में मिलेगी? तो आप आंसर क्या बताओगे? यहाँ विटामिन 12 में देखने को मिलेगी, और वो विटामिन 12 कौन सा? बी12 में देखने को मिलेगी। यहाँ पर साइनोकोबालेमिन है वो इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और यहाँ पर इस विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोला जाता है एस्कोर्बिक एसिड। क्या बोला जाता है? उसको एस्कोर्बिक अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो उससे मानव शरीर के दांत और मसूड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम आपके पास रहने वाला है उसे आप कहोगे एस्कोर्बिक एसिड कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, विटामिन सी है वो किन खाद्य पदार्थों में आपको देखने को मिलेगा? तो विटामिन सी है वो मुख्य रूप से आपको नींबू है और आपका जो आंवला है, इस नींबू और आंवला में देखने को मिलता है विटामिन सी। देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फलों है और सब्जियों है यदि आप उनको पकाते हो तो वहाँ से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी जुकाम होने पर कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताओगे आप, विटामिन सी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर पर लगे कटे पटे घावों को ठीक करने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो इसका आंसर क्या बताओगे आप? विटामिन सी है वो शरीर पर लगे कटे पटे घावों को ठीक करने में सहायक होती है। विटामिन डी की बात करें, इस विटामिन को बोला जाता है सनसाइन विटामिन, यानी ये जो अपने को प्राप्त होने वाली है सूर्य से प्राप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो फल सब्जियों और दवाइयों से नहीं मिलता है? तो उसको आप क्या बोलोगे? विटामिन डी बोलोगे, और विटामिन डी है उसको सनसाइन विटामिन बोला जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको ये बात, क्योंकि यहाँ पर जो आपका विटामिन डी होता है ये अपने को सूर्य से प्राप्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल होता है इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका विटामिन डी की कमी से जो रोग हो जाता है उस रोग को बोला जाता है रिकेट्स रोग कहा जाता है। रिकेट्स रोग की बात करेंगे अपन तो ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा? तो आपका रिकेट्स रोग होता है मानव शरीर की हड्डियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरोल होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? बंध्यता आ जाती है, बांझपन आ जाता है। विटामिन ई सर्वाधिक किस पदार्थ में पाया जाएगा? तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? किसी में भी नहीं पाया जाता है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछा जाए तो अभी मैंने बताया है टोकोफेरोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है पुरुषत्व का प्रतीक कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ई को बोला जाता है पुरुषत्व का प्रतीक। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोला जाता है हीमोफीलिया नामक रोग बोला जाता है। और ये जो हीमोफीलिया रोग होता है एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है और इस रोग में यह होता है कि यहाँ पर आपको रक्त का थक्का नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये इससे से रिलेटेड आ गया। हीमोफीलिया रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर क्या होने वाला है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने का औसत समय कितना होता है? तो 6 मिनट होता है जहाँ से मनुष्य में रक्त का थक्का जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन। अब देखो कई बुक में आपको इसका जो नाम है वो नेप्थोक्विनोन भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बुक में आपको फाइलोक्विनोन भी मिल सकता है और कई बुक में आपको नेप्थोक्विनोन भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि विटामिन के है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है, यहाँ से गलत क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम नहीं है, आपने बता दिया पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब में किस तत्व की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो सेब में आपकी लोहा तत्व की मात्रा पाई जाएगी। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। हीमोफीलिया रोग कौन सा होता है? तो हीमोफीलिया एक प्रकार का आपका आनुवंशिक रोग होता है। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुनिन फंक। इस लुनिन फंक साहब के द्वारा विटामिन की खोज की गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अपना विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील है और विटामिन वसा में घुलनशील है। तो ए डी ई के जो विटामिन होते हैं आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अब देखो आपसे विटामिन का जो वर्गीकरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इससे रिलेटेड ये आ सकता है क्वेश्चन कि एक विटामिन तो ऐसे होते हैं जो वसा में विलयी होते हैं। इसका मतलब जो विटामिन आपके वसा में विलयी हो गए तो वो जल में क्या होने वाले हैं? अविलय होने वाले हैं। सॉरी। अगले इसी प्रकार जो वसा में आपके अविलय होते हैं इसका मतलब वो जल में क्या होने वाले हैं? आपके विलय होने वाले हैं। अब देखो वसा आपको पता है, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की। थोड़ी गाढ़ी होती है जल की तुलना में, थोड़ी गाढ़ी होती है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से आएंगे? ए डी ई के को शामिल किया जाएगा। और जो वसा में अविलय है इसका मतलब जल में विलय है। जल इस वसा की तुलना में थोड़ा पतला होता है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप? विटामिन बी और सी। अब यहाँ पर देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस लिए बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि B1 विटामिन है आपका, B1 है, B2 है, B3 है, ये सब विटामिन होते हैं वो आपकी इसी श्रेणी में आ जाते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दाद जो होता है वो बीमारी होती है एक प्रकार की और किसके कारण होती है? तो वो कवक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये वन लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ से ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट हुए। चाहे आप पटवार की बात कर लो, चाहे आप रेलवे की बात कर लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, चाहे आप रीट सेकेंड लेवल साइंस की बात कर लो, चाहे आप रीट फर्स्ट लेवल साइंस की बात कर लो, यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है उसको आप क्या बोलने वाले हो यहाँ? सॉरी, Fe आयरन बोलने वाले हो। अगला क्वेश्चन, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त 4 प्रकार का होता है, ए बी बी और ओ। रक्त की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था
कार्ल लैंडस्टीनर। जो कार्ल लैंडस्टीनर साहब है, इन्होंने एक बंदर था, उस बंदर का नाम था मकाका रिसस। इस मकाका रिसस नामक के बंदर में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ बात करने वाले हैं, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, रक्त का कौन सा ऐसा वर्ग है जो सर्वग्राही होता है, यानी ये सभी से अपना रक्त है वो ले सकता है। तो ए बी रक्त समूह है उसको सर्वग्राही कहा जाता है। और दाता समूह होता है सर्वदाता, जो सबको अपना रक्त दे सकता है, उसको आप कहते हो ओ रक्त समूह है कहते हो। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास में कि सभी जो अम्ल है उसमें सर्वनिष्ठ तत्व पाया जाता है। तो आप सभी जानते हो अम्ल वो होते हैं जो क्या देते हैं आपको H+ आयन देते हैं, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए कौन सा होती है। तो श्वेत ग्रंथि है आपकी, और जो हड्डियां होती है वो मानव शरीर को ताप को या टेम्परेचर को स्थिर रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हृदय और फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, वाद्य यंत्र नहीं है, यहाँ पर ये यंत्र ही है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स वगैरह काम में लेते हैं, यहाँ पर स्टेथोस्कोप नामक उपकरण को काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस काम आती है। तो इस गैस को बोला जाता है एसिटिलीन, या इसी गैस को आप एथिलीन गैस भी बोल सकते हो, इथाइलिन जिसको आप कहते हो इथाइलिन गैस। इसका सूत्र ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एक प्रकार का होता है असंतृप्त यौगिक। कैसा यौगिक होता है, एक प्रकार का असंतृप्त यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहाँ आपके पास में, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, और ये क्या होती है, इसको आप न्यूरॉन भी कहते हो। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी होती है मानव शरीर की, शुक्राणु होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.4 किलो होता है, लगभग 1400 किलोग्राम के आसपास। कई बुक्स में आपको 1.5 किलो या 1500 ग्राम के आसपास मिलता है। अब देखो ये किलोग्राम नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये 1400 ग्राम ही है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1400 ग्राम ही है, किलोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि जो मानव जो है उसमें गर्भावधि कितनी होती है। तो 280 दिन होती है। हाथी की बात करेंगे तो उसमें 624 दिन गर्भावधि की होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो ये होती है टखने की हड्डी होती है सीन। मनुष्य की जो सबसे मजबूत मांसपेशी की अपन बात करेंगे तो वो कहाँ होती है, आपकी जबड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो उसको बोला जाता है फीमर बोला जाता है, और वो आपको जांग में देखने को मिलेगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपीज है, कहाँ देखने को मिलेगी, आपको कान में देखने को मिलेगी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु की बात करते हैं तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, 270 हड्डियां होती है। मानव के गर्भ में या माँ के गर्भ में बच्चे में कितनी हड्डियां होती है। 350 हड्डियां होती है, बाद में वापस वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, लगभग 400 मांसपेशियां पाई जाती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 22 हड्डियां होती है। चेहरे की बात करेंगे तो 14 हड्डियां होती है। कपाल की बात करेंगे तो कपाल की सुरक्षा के लिए 8 हड्डियां पाई जाती है। और मेरुदंड की यदि अपन बात करेंगे तो मेरुदंड होता है आपका, उसमें 33 हड्डियां आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क है वो आपका कहाँ सुरक्षित रहता है। तो ये कपाल में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि मानव मस्तिष्क में जल है, अन्य पदार्थों का भाग कितना है। तो 90% जल उसमें देखने को मिलेगा आपको, 5% कार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेगा, और 5% आपको अकार्बनिक पदार्थ देखने को मिलते हैं। तो मानव मस्तिष्क में जल भी पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्दन में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है। तो गर्दन में आप बताओगे 7 कशेरुकाएं आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, गर्दन की प्रथम कशेरुका जिस पर खोपड़ी टिकी होती है उसे आप क्या बोलोगे। तो उसको आप बोलते हो यहाँ एटलस। कटिया कमरे में कितनी कशेरुकाएं होती है। तो 5 कशेरुका होती है। कंधे की हड्डी को क्या बोला जाता है, जो कंधा होता है आपका उस हड्डी को अंश मेखला कहा जाता है। कंधे से लेकर कोहनी के बीच की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलोगे आप, ह्यूमरस कहते हो। कोहनी से लेकर कलाई के बीच की जो हड्डी होती है उसको आप बोलते हो रेडियस अल्ना। पैर से लेकर कूल्हे के बीच की जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हो, श्रोणी मेखला। ये ध्यान दीजिएगा, श्रेणी मेखला नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, श्रोणी मेखला। कुल्ले से लेकर घुटने के बीच की हड्डी को बोला जाता है फीमर। घुटने से लेकर ठकने के बीच की हड्डी होती है उसको बोला जाता है वीवियो
फुम्पवुल्लाम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, मानव के गुर्दे में बनने वाली जो आपकी फतरी होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये क्वेश्चन तो रिलेटेड हो गए आपके मानव मस्तिष्क से और विटामिन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, मात्रक है आपका और उस शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन ये है सॉरी, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट या किलोवाट प्रति आवर। अब देखिए सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। अब देखो आपके पास में एक यहाँ पर होता है VIBGYOR, यानी कि ये जो रंग होते हैं स्पेक्ट्रम में रंगों का विपाटन होता है। आपका जब क्या करते हो, आपसे श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हो तो वो श्वेत प्रकाश की किरण होती है आपके 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसको बोला जाता है विबजियोर बोला जाता है। और इस विबजियोर का मतलब जो आपका होता है, वी का मतलब आपका यहाँ पर होता है वोलेट कलर, ये इंडिको, ये ब्लू, ये होगा ग्रीन, ये होगा येलो, ये होगा ऑरेंज और ये कलर जो आपका होगा रेड कलर होगा। रेड कलर की यदि बात मान करें तो इसकी तरंग दैर्ध्य आपको यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसी कारण आपको पता है जो रेड कलर यदि आप दूर से देखते हो तो आपको रेड कलर आसानी से दिखाई दे जाता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है इसका मतलब उसका विचलन कम होता है। तो विचलन यहाँ किसका होने वाला है? कम, लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका वोयलेट जो कलर होता है, बैंगनी रंग होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आपके प्राथमिक रंग की बात करेंगे हरा, नीला और जो लाल रंग होते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है RGB, रेड, ग्रीन और आपका ब्लू कलर होता है, उनको बोला जाता है प्राथमिक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाएगा? तो ये लाल प्रकाश में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जिसको प्रदर्शित किया जाता है V से। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं होती है? उस गैस को बोला जाता है रेडोन गैस और उसका प्रतीक होता है Rn और उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 86। सबसे पहले पृथ्वी गोल है, यह किसने बताया था? तो अरस्तु ने बताया था। देखो कई जगह आपको कोपरनिकस भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो अरस्तु है वो पहले आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की जो खोज है वो की थी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। और यहाँ पर हेनरी रदरफोर्ड भी दे रखा है आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। और यहाँ पर प्रोटॉन की ये जो रदरफोर्ड की ये बात कर रही है, तो यहाँ पर परमाणु जो होता है आपका और उस परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है आपका? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु की बात करेंगे आप, तो उसमें जो नाभिक की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। आपको पता है रदरफोर्ड नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नाम था अल्फा कर्ण प्रयोग, या जिसको आप कह रहे थे अल्फा स्वर्ण पट्टिका प्रयोग। वहां पर स्वर्ण पट्टिका काम में ली थी और उसमें से अल्फा किरणों की क्या करवाई थी? बोचार करवाई थी। ग्रहों की गति की खोज किसने की थी? तो देखो ग्रहों की गति की खोज है, इस क्वेश्चन का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि माइकल फेराडे नहीं है, शायद मेरे हिसाब से केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ध्यान दीजिए नियम किसने दिए थे ग्रहों की गति के नियम? तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था केपलर, उन केपलर साहब ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत होता है उसकी खोज किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? आइंस्टीन है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इस ओम को आप ऐसे दर्शाते हो, ये तो ओम हो गया, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, महो भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? महो, यानी MHO। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फलस्क में परिवर्तन की दर का क्या मात्रक होता है? तो वेबर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये करता है अन्योन्य है, ध्यान दीजिए अन्योन्यम नहीं है, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोड यदि आपको बनाना है तो सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी होती है? आपको नरम लोहा काम में लेना होगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने शून्य की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? तो एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? तो 5 ही चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में कितने चंद्र और सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 चंद्र और सूर्य ग्रहण हो सकते हैं एक वर्ष में। सूर्य किस दिशा में घूर्णन करता है? तो आपका जो सूर्य होता है वो उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में क्या करता है? घूर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा व्यक्ति का भार कितना हो जाता है? तो 1/6 भाग हो जाता है। पृथ्वी तल पर प्लाइन वे का कितना मान होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस प्लाइन वे का मतलब होता है कि यदि आप इस वेग से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकोगे और यदि वो प्लाइन वेग को पार कर जाती है तो वो उस प्लाइन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत कब की? तो यहाँ पर 1975 ईस्वी में की और लगभग ये है 11 अप्रैल 1975 ईस्वी की बात है। यहाँ पर पहला उपग्रह छोड़ा गया था। जल प्रदूषण अधिनियम कब बना? 1976 में बना है आपका जल प्रदूषण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अगला जो आपका क्वेश्चन ये है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। पोलियो प्रतिरक्षीकरण के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर साल्क नाम वैज्ञानिक ने थे जिन्होंने पोलियो प्रतिरक्षीकरण की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी जानते हो श्वसन क्रिया का कार्य होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह। सभी प्रकार की जो एंजाइम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है वह कौन सी गैस है? ये क्वेश्चन देखो वापस रिपीट हो गया है। जो अक्रिय होती हुई स्थायी नहीं होती, रेडोन मैंने बताया था अभी परमाणु क्रमांक 86। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों के दाब को बेरोग्राफ द्वारा मापा जाता है। मेंढक भूमि में किसके द्वारा शोषण करता है? तो जो आपका मेंढक होता है वो भूमि में फेफड़ों के द्वारा शोषण करता है। मछली की बात करेंगे तो वो किसके द्वारा शोषण करेगी? गलफड़ों के द्वारा शोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप जानते हो गोबर गैस संयंत्र में ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को बोला जाता है मार्स गैस। मीथेन गैस को क्या बोला जाएगा? तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब थे, ये किनके लिए विख्यात थे? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जीन का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया? अरस्तु ने। देखो वापिस क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना एथलीट जो फुट रोग होता है आपका, एथलीट फुट रोग या बीमारी होती है ये किससे होती है? तो ये आपकी होती है फफूंद से होती है। खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है? हवा में हो जाता है मीथेन का मिश्रण मिल गया और उसके कारण क्या हो जाती है? खदान होते होते उनमें विस्फोट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से परमाणु बम है वो संबंधित है। अब देखो ग्रेनाइट के पत्थरों को काटने वाले जो लोग होते हैं उनमें एक रोग हो जाता है, उस रोग को बोला जाता है सिलिकोसिस है। ध्यान दीजिए, ये इस रोग को बोला जाता है सिलिकोसिस रोग। क्या बोला जाता है इस रोग को? सिलिकोसिस रोग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखिएगा, एक पूर्ण विकसित जो आपका वृक्ष होता है वो एक वर्ष में कितनी ऑक्सीजन देगा आपको? तो 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। मैंने बताया था मार्स गैस है, दलदली गैस है, किसको कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये दलदल से अपने को प्राप्त हो गई थी, इसी कारण इसको दलदली गैस भी कहते हैं। भारत में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो 1984 में उन्होंने यात्रा की थी। विश्व की यदि बात करेंगे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उनका नाम था यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन सर थे वो 1961 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ये है कि विश्व में चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विश्व में चंद्रमा पर जाने वाले जो आपके प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और ये जो नील आर्मस्ट्रांग थे ये अमेरिका से विलोम करते थे। विश्व में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो उनका नाम है वेलेंटिना तेरेस्कुआ, रूस की थी।
शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है अपना। सूर्य किस दिशा में घूर्णन करता है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर घूर्णन करता है। ये क्वेश्चन भी अपना वापस रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तरी ध्रुव पर ओजोन परत में छेद होने का क्या कारण है? तो उत्तरी ध्रुव में ओजोन परत में जो छेद होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि दक्षिण ध्रुव पर ओजोन परत में यदि छेद हो रहा है तो वो छेद किस कारण से हो रहा है? तो उसका आप करेक्ट आंसर बताओगे जेट विमान प्रशिक्षण का धुआं। अगला क्वेश्चन, प्राणी कोशिका का ईंधन किसमें होता है? तो प्राणी कोशिका का ईंधन जो होता है वो लीवर में होता है। प्राणियों में ईंधन का कार्य कौन करता है? तो प्राणियों में ईंधन का जो कार्य होता है ग्लूकोज करता है। इसका ये अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचाराधीन मधुमेह के रोगियों को बेहोशी आने पर क्या दिया जाता है? यदि मधुमेह जो रोगी होते हैं, देखो वो क्या होते हैं, उनमें यदि बेहोशी आ जाती है तो या तो उनको शक्कर दिया जाएगा या उनको क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, उपचाराधीन अगला क्वेश्चन है, देखो मधुमेह के रोगी को बेहोशी आ गई है, अब वो कब आती है? देखो यहाँ पर या तो शर्करा की कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, या इंसुलिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है? आवश्यकता से अधिक इंसुलिन इंजेक्शन के कारण। कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और आप सभी जानते हो जो राइबोसोम है ये क्या करते हैं? यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम होता है कोशिका के सक्रिय भाग का लक्षण होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो डीएनए है उस डीएनए की यदि अपन बात करेंगे तो उस डीएनए की खोज से संबंधित क्वेश्चन है। देखो तो उनका द्विकुंडलित मॉडल है जिसको कहते हो डबल हेलिक्स मॉडल। ये सबसे पहले वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, इसी कारण इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आनुवांशिक का कारक क्या है? तो आनुवांशिक का जो कारक होता है जीन होता है। जीन क्या करती है? ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कार्य करते हैं। जीन आनुवांशिक पदार्थ डीएनए से मिलकर बने होते हैं, आरएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की यदि अपन बात करेंगे तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उस शर्करा को बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा को कहा जाता है राइबोज शर्करा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो यहाँ पर डीएनए में एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन और थाइमिन। आप इसे याद रखना, इसको ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? तो आरएनए में अब ध्यान दीजिएगा थाइमिन तो पाया नहीं जाएगा, थाइमिन के स्थान पर कौन पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाता है। अब देखो इनमें क्या होता है, डीएनए की यदि अपन बात करते हैं या आरएनए की यदि बात करते हैं तो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से बंध बनाता है, और आपका जो साइटोसिन होता है ये क्या बनाता है? इस ग्वानिन के साथ में बंध का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करेंगे तो ये है आरएनए में कौन कौन से, ये तो हो गया। बाह्य कंकाल का उदाहरण कौन सा है? तो बाह्य कंकाल बाल है, आपके नाखून है, आपके सींग है, ये एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, बाल, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? तो ये कीरेटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण है किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपका वापस रिपीट हो चुका है। आंतरिक कंकाल किसका बना होता है? तो आपका जो आंतरिक कंकाल होता है वो हड्डियों और मांसपेशियों का मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जो मांसपेशी हड्डियों के साथ होती है उसे कहती है ऐच्छिक पेशियां, जो मांसपेशी स्वतंत्र होती है उन्हें कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। शमशान घाट की राख रात को क्यों चमकती दिखाई देती है? तो उसमें क्या पाया जाता है? श्वेत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए वो रात में आपको चमकती हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, लाल फोस्फोरस होता है, रेड फोस्फोरस, उसका इस्तेमाल किया जाता है दिया, सिलाई या माचिस उद्योग में। कोशिका की खोज सभी जानते हो, रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी जंतु कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। कोशिका शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका उसकी खोज की थी सी बेंडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को ऊर्जा किस प्रकार प्रदान करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये भोजन का ऑक्सीकरण करता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है, या आप कह सकते हो 4 माह। अगला क्वेश्चन है,
रिलेटेड है ब्लड से। क्वेश्चन ये है कि खून को प्रयोगशाला में कितने माह तक रख सकते हैं? 3 माह या 90 दिन तक खून को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो रोग होता है उसमें लीवर है आपका या यकृत है वो खराब हो जाता है। पोलियो रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका क्षय रोग होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। रक्त में कितने प्रतिशत लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है? तो रक्त में 99% आरबीसी देखने को मिलती है। रक्त में आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विशिष्ट एनीमिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? सॉरी, जो मछलियों के तेल में पाया जाएगा तो विटामिन डी को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 7 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाएगा जो आरबीसी में नहीं पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शरीर में प्राकृतिक रोग प्रतिरोध क्षमता का कार्य कौन करता है? तो इसमें जो कार्य करने वाला है वो बीसीजी है या जिसको आप कहते हो डब्ल्यूबीसी, ये कार्य करता है। वाइट ब्लड सेल्स होती है आपकी, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या करती है? मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका कार्य करती है। मनुष्य में रक्त का थक्का जमने का समय 3 से 10 मिनट। हैजा रोग आंत को प्रभावित करता है। बीसीजी का टिक्का किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? टीबी से बचने के लिए। ईसीजी किससे संबंधित होती है? हृदय से संबंधित होती है। देखो इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये आपका ईसीजी है। फिर देखना ईईजी, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोएनसिफेलोनग्राफी, मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एनसिफेलोनग्राफी। अगला क्वेश्चन, जो रासायनिक पदार्थ जीवाणु को नष्ट करते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? तो उन्हें आप एंटीबायोटिक कहते हो। जैसे आप पेनिसिलिन लेते हो तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि होती है, और आप पता होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, अभी मैं बताया था मैंने, यकृत। पित्त का स्राव किससे होता है? तो यकृत से होता है। किस ग्रंथि का संबंध शरीर की वृद्धि से है? तो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसका संबंध शरीर की वृद्धि से है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। मानव शरीर में शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां। अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां शिराएं। एक मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। विश्राम के समय हृदय कितनी बार धड़कता है? 70 बार। हृदय कब विश्राम करता है? मृत्यु के बाद में। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी। तो ये अपने पास में 187 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे की क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा, ये आपकी कंपटीशन एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।